हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है, मतलब टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसमें आप इन्वेस्ट करके कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इस फंड में रिस्क क्या है, यह फंड कैसे काम करती है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन 3 बेस्ट फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि टैक्स सेविंग फंड का क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर क्या है कि एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, पॉपुलरली नोन एज ईएलएसएस, इज अ टाइप ऑफ डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम। तो ईएलएसएस में आप जो पैसा लगाते हैं तो इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब पूरी आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वो रिस्क एक इन्वॉल्व तो है ही, लेकिन आपको रिस्क यहाँ पे रिस्क अधिक है तो आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें सारी कंपनियां आपके सारे पैसे को मार्केट में ही लगाती है, तो मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव होता है उसका आपको इफेक्ट, उसका आपको बेनिफिट और लॉस मिलता रहता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या है कि इसका लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल का होता है, मतलब अगर आपने एक बार ये इसमें पैसा लगा दिया तो आपको 3 साल के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आप पैसा 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप पैसा आज लगाओगे 1 महीना बाद आप चाहो तो निकाल लो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें आप वो पैसा लगाओगे तो आपको 3 साल के बाद ही पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, इसमें आप पैसा को आप एसआईपी के फॉर्म में या लमसम के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार में 1 लाख 2 लाख 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, या चाहो तो आप हर महीने कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि इसमें आपको 80C में बेनिफिट मिलता है। जैसे 80C में आपका 1,50,000 का लिमिट है। सपोज कीजिए आप अगर एक साल में 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी और लमसम इस फंड में आप करोगे तो आपको 80C में आपके इनकम से उतना रुपया डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर आपका टैक्स स्लैब 20% का है, आपने अगर पूरे साल 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको 1 लाख का 20% मतलब लगभग 20-22 हज़ार का आपको बेनिफिट सिर्फ इस पैसे में, इस फंड में इन्वेस्ट करने से ही हो जाता है। ठीक है, तो आपने आपने समझ गया कि ये फंड इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। इसमें आप एसआईपी लमसम के थ्रू कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। तो आइए मैंने अब कुछ 3 अच्छे फंड को सिलेक्ट किया है जो टैक्स सेविंग फंड है। ठीक है, तो मेरे पास 3 फंड है। मेरा एसेट टैक्स सेविंग फंड, कैनरा रैपको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और कोटक टैक्स सेवर फंड। इन तीनों फंड में से आप चाहो तो किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तीनों फंड ही अच्छा फंड है, मैंने 3 अच्छे फंड को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो तीनों में एक्सपेंस रेशियो बराबर ही है, ऑलमोस्ट 0.52% है। मेरा एसेट टैक्स सेविंग फंड में, कैनरा में 6.62% है और कोटक में 0.75% है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। एग्जिट फ्लोट इसमें कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, ये किसी भी तरह की किसी भी फंड, किसी भी तरह के ईएलएसएस में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अब अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो मेरा एसेट टैक्स फंड जो है इसका एसेट फंड साइज 11,963 करोड़ का है। केनरा का 3,629 करोड़ का है और कोटक टैक्स फंड का 2,670 करोड़ का है। मैं अगर एनएवी का बात करता हूँ तो मेरा एसेट टैक्स फंड का एनएवी 31.48 है, ये कैनरा का 113.46 है और कोटक का 75.24 है। ठीक है, अच्छा मैं रिटर्न का बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपको रिटर्न क्या मिलता है। तो जब से इस फंड ने स्टार्ट किया मैंने उस समय से लेके अभी तक का एनुअलाइज रिटर्न का बात किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा एसेट टैक्स फंड में आपको 19.4% का रिटर्न देखने को मिलता है, कैनरा में 15.1 और कोटक में 14.82% का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हैंडसम आपको रिटर्न मिल रहा है विथ टैक्स सेविंग। तो आपको यहाँ पर टैक्स सेविंग भी हो रहा है, रिटर्न भी मिल रहा है, तो यहाँ डबल बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका टैक्स लेवल रेट 10%, 20% या उससे ऊपर है तो आप डेफिनेटली इस फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स भी बचा सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने अब क्या किया है कि सारे फंड का उसने कैसे कैसे पैसे को एलोकेट किया है, मैं उसके पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे डाला हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। जैसे मेरा एसेट टैक्स फंड है, इसने अपने 99.21% अपने फंड को इसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 99.21% अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया। मैं अगर इसका टॉप 4 होल्डिंग का बात करता हूँ, ठीक है,
तो सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक। इसने जो एचडीएफसी बैंक में अपने सारे फंड का 7.31% इन्वेस्ट किया। रिलायंस में 6.59% का इन्वेस्टमेंट है। आईसीआईसीआई बैंक में इसने 6.45% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, और इन्फोसिस में इसने 6.11% का इन्वेस्टमेंट किया। ये टॉप 4 मैंने होल्डिंग बता दिया। अच्छा, मैं अगर मार्केट कैप की बात करूंगा तो इसने सारे पैसे का 76% इसने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और 16.51% का इन्वेस्टमेंट इसने मिड कैप में किया और 6.7% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है। अच्छा, मैं अगर अब सेक्टर वाइज बात करूंगा तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे आपको एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो इस सारे फाइनेंशियल कंपनीज में इसने 31.79% पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। टेक्नोलॉजी जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ऐसी कंपनियों में इसने 12% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एनर्जी सेक्टर में इसने 11.2% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और हेल्थ केयर में 7.69% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप देखोगे कि ये जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, ये अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, ताकि आपका रिस्क जो है मिटिगेट हो जाए, ठीक है, रिस्क कम हो और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट फंड की बात करता हूँ, कैनरा रोको इक्विटी टैक्स फंड में, तो इसका अगर मैं टॉप 4 होल्डिंग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसने इन्वेस्टमेंट रिलायंस में कर रखा है, 6.95%। आईसीआईसीआई बैंक में 6.83% है। इन्फोसिस में 6.79% है। एचडीएफसी बैंक में इसने 6.36% इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका टॉप 4 होल्डिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं अब अगर मार्केट कैप की बात करूं तो इसने लार्ज कैप फंड में 74.29% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिड कैप में 22.08% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में 0.82% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख रहे हो इस सारे फंड ने ऑलमोस्ट अपने 70-75% फंड का एलोकेशन लार्ज कैप फंड में किया हुआ है। तो एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा है कि इसने बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब मैं अगर सेक्टर वाइज बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 27.87% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी में 12.15 का इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी में 8.5% का इन्वेस्टमेंट है, और हेल्थ केयर में 6.56% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, मैं अब अगर बात करूँ कोटक एक्स फंड का, तो इसने अपने 6.96% का इन्वेस्टमेंट आईसीआईसीआई बैंक में कर रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट 5.22% में इन्वेस्टमेंट है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट 5.12% में है, और इन्फोसिस का 4.7% में इन्वेस्टमेंट है। इसने अपने 64.2% साइज का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर रखा है। 27.7673% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में है, और 4% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में। फिर वही अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो इसने 24% का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में कर रखा है। 10.53 का इन्वेस्टमेंट इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर रखा है, और कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में 7.54% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये तीनों फंड अच्छा है, बट अगर आप मेरे से बोलोगे कि इसमें हमें किसमें करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप किसी भी तीनों में से किसी भी 2 फंड को चूज कर लो, और उसमें आप एसआईपी के फॉर्म में पैसा डाल सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।